जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए मैंने जो बुक लिखा है और फिजिक्स एग्ज़ाम उसका फिफ्थ पेपर का सेकंड पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहला वीडियो मैं अपलोड किया है मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आपको ये जो बुक में मैंने 10 पेपर दिए हैं, सारे पेपर आपको प्रैक्टिस करना है और सारे पेपर में 24 आवर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोग ये सारे वीडियो देख लेंगे ताकि आपका सारे सिलेबस का रिविजन हो जाएगा 24 आवर्स में। चलिए अभी हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर 5 का। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। तो ये सेक्शन डी है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पैराग्राफ दिया है और ये पैराग्राफ को रीड करेंगे आप और इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या है, कौन सा पार्ट्स इधर दिया है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, रेडियो एंड माइक्रोवेव और उनका फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये आपको अच्छे से एक बार रीड करेंगे पैराग्राफ। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पैराग्राफ नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इधर एक डायग्राम भी दिया है, देखो इधर और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी देखो, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इधर फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, और इधर वेवलेंथ ज़्यादा है, इधर वेवलेंथ कम है। तो ये गामा रेडिएशन है और इस साइड में आपको ये रेडियो वेव्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। गामा रे का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अर्थ सरफेस वार्म। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी रे इज यूज्ड इन क्रिएटिंग फ्लोरोसेंस। इसका आंसर है क्रिएटिंग फ्लोरोसेंस। हु इन्वेंटेड एक्सरे। एक्सरे कौन इन्वेंट किया है? W.C. Langton. What property of the electromagnetic wave determines its color in the visible spectrum? तो ये है वेवलेंथ। तो सेकंड जो पैराग्राफ दिया है इधर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये कंसेप्ट ऑफ फ्रीज लाइंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज नेवर इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट होगा तो एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होता है, इसके लिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इन द फिगर्स। तो पहला फिगर है, फिगर अलग अलग शेप का है। तो ऑप्शन दिया है फिगर 4 इज द लार्जेस्ट एंड फिगर 3 इज द लीस्ट। फिगर 2 is the same as figure 3 but is similar than figure 4 is the same for all the figures. So electric flux ये फिगर का जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। Electric flux through the surface depends only on amount of charge enclosed by the surface. It does not depend on the size and shape of the surface. As per Gauss's theorem in the electrostatic, therefore, electric flux through the surface
is the same for all the figures. So D option is correct here. So third question is the tangent at any point on the electric field lines gives the direction of electric field. So question number 4, if the direction of electric field lines due to two unlike point charges is from left to right, then positive charge is at left and negative charge is at the right, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। और इस फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन है a metallic sphere is placed in a uniform electric field. The lines of force follow the paths as shown in figure. Identify the correct path of lines of force. तो इसका करेक्ट पाथ है लाइन्स ऑफ फोर्स का ई वाला फोर्थ वाला, ए फोर्थ वाला करेक्ट पाथ है। कैसा फोर्थ वाला करेक्ट पाथ है उसका एक्सप्लेनेशन में दिया है। When metallic solid sphere is placed in a uniform electric field, the electrons of the sphere will move against the direction of electric field. Consequently, the left face of the sphere acquires negative charge, while the right face of the attains positive charge. The field lines will terminate at the left space of the sphere and restart from its right space. The electric field inside the sphere is zero. On the surface of the sphere, the field lines are normal at every point, directed towards the center. Therefore, the correct field line is represented by 4. If 4 वाला correct field line है। सेक्शन ई 5 मार्क क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन को और क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ए और बी के फॉर्म मिलेगा 3 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, नहीं तो 5 मार्क्स से एक सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है। इधर क्या क्वेश्चन पूछे 31 में, डिफाइन डायरेक्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, देयर आर एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब explain how the average velocity of a free electrons in a metal at constant temperature. First of all, define direct velocity and relaxation time. What is the direct velocity? Direct velocity is defined as the average velocity with which free electrons get directed or accelerated towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field. Relaxation time क्या है? It is the average time taken by electron between two successive collisions of electrons in the conductor when current flows. Now relation between direct velocity and relaxation time. तो ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स इधर चार्ज दिया है एंड इधर बैटरी जोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई, बट एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एंड एफ इज गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सो दैट इज माइनस ई अपॉन एम। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू tau से लेना क्या, tau is equal to t1 plus t2 plus dash dash tn upon n. Then we know that v equal to u plus at. E is a final velocity मान ले, u is a initial velocity before applying a electric field. So before applying electric field, the thermal velocity is equal to 0 होता है। So ये v क्या होगा, total velocity of each electrons, p क्या होगा, ये p is equal to एवरेज वेलोसिटी लेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन डैश डैश अपॉन n। सो vd इज इक्वल क्या आएगा, इसके जगह हम vd लिखेंगे एवरेज, और इसका एवरेज लेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है। सो vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश अपॉन n प्लस a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश tn अपॉन n। सो
बट एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मीन्स थर्मल वेलोसिटी 0 होता है. सो VD इज इक्वल टू 0 प्लस A इंटू टाउ. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. सो VD इज इक्वल टू A इंटू टाउ. E का वैल्यू इधर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था माइनस E अपन है, वो वैल्यू पुट करो. तब VD इज इक्वल टू माइनस E अपन M इंटू टाउ. ई इक्वेशन मिलेगा. At a given temperature, relaxation time T remains constant. Relaxation time T की जगह हम लोग इधर E tau यूज करेंगे. So direct velocity remains constant. इसका B पार्ट है, show on a plot variation of resistivity of conductor. कॉपर यूज करेंगे, कभी कभी गोल्ड सिर्फ कुछ भी बोल सकते हैं कंडक्टर का. And typical semiconductor as a function of temperature. Using the expression for the resistivity in terms of number density and relaxation time between the collision, explain how resistivity in the case of conductor increases while it decreases in a semiconductor with the rising temperature. पहले ग्राफ बनाएंगे कंडक्टर के लिए, ये ग्राफ होगा, और ये सेमीकंडक्टर के लिए, और इंसुलेटर के लिए भी ऐसे ही ग्राफ होगा, याद रखना. इंसुलेटर के लिए सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ है वही होगा. We know that rho is equal to m upon n e square tau. ये का रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. फिर m is the mass of electron, t is the charge density, सॉरी इधर mass of electron, इधर n है, n is the charge density, and tau is the relaxation time, E is the charge on the electron. In case of conductors with increase in temperature, relaxation time decrease होगा. कंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, सो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज किया, the number density of free electrons increases. फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो गया, देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा. ये होल क्वेश्चन को और है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट derive an expression for resistivity of conductor in terms of number density of the electrons and relaxation time. That means ये क्वेश्चन ऐसे है, deduce the Ohm's law using concept of direct velocity. On which factor does resistivity of the conductor depends? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, करंट एंड डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला. I is equal to minus NEA VD. देन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, P अपॉन L. सो नाउ VD का फॉर्मूला में पता है, VD इज इक्वल टू माइनस E M अपॉन EM इंटू EE टाउ अपॉन EM. अभी ऊपर डिराइव किया था हम लोगों ने. सो माइनस E टाउ अपॉन EM, E का वैल्यू V अपॉन L पुट किया हम लोगों ने. इधर हम लोग प्रूव किया था इसका EVD का फॉर्मूला, EVD का फॉर्मूला यूज किया. पहला हम लोग I इज इक्वल टू NAVD ले लिया, रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट वेलोसिटी एंड करंट. उसके बाद हम लोग E का वैल्यू ले लिए, E इज इक्वल टू P अपॉन L. सो VD का फॉर्मूला में E का वैल्यू पुट किया, VD इज इक्वल टू माइनस E टाउ अपॉन M. दैट बिकम माइनस E टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L. सो put this value of VD in equation 1, I is equal to minus NAVD. So the equation become I is equal to equation क्या बनेगा, N A E square tau P M into L. इस I को हम लोग V से डिवाइड करेंगे, नहीं तो V को I से डिवाइड करेंगे, सारे टाइम इस साइड लेंगे, तो क्या हो जाएगा, P upon I is equal to ML divided by N A E square tau. Here M is mass of electron constant है, L is the length of conductor constant है, N is the number density constant है.
E is area of cross section कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, ये सारे टर्म कांस्टेंट होगा तो V अपॉन I इज कांस्टेंट. V upon I is constant मतलब that is a resistance. So that is a Ohm's law. This constant is called as the resistance of the conductor. So इसके जगह हम लोग R यूज कर सकते हैं, constant की जगह R लिख सकते हैं. So R equal to ml upon n e square tau. So that V upon I is equal to R. This is Ohm's law. From equation 6, it is clear that resistance of wire depends upon its length. Resistance of wire किससे depend है? Length. Length बढ़ गई तो resistance बढ़ेगा. Area of cross section बढ़ेगा तो resistance कम होगा. Number density per unit value वो inversely proportional है and relaxation time inversely proportional है. इन quantity के ऊपर resistance depend करेगा. Also from equation 4 क्या बता रहे हैं? Equation 4 से that is I J is equal to I upon E. उधर से E इधर था तो C को इधर ले गया तो इक्वेशन बनेगा n e square tau V upon ml. This is a relation between current density and the applied potential difference. So as R equal to rho into L upon A तो इसमें हम लोग रो का वैल्यू पुट कर सकते हैं यम एन ई स्क्वायर टाउ. Clearly, resistivity of the conductor is inversely proportional to number density of an electron and relaxation time inversely proportional in दोनों. And resistivity of the material of the conductor depends upon the relaxation time, that is temperature and the number density of electron. इसका B पार्ट है. First set of n equal resistance of R. Each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. A current I is observed to flow. Then the n resistors are connected in parallel to the same battery. It is observed that the current is increased 10 times. What is n? n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. Current 10 times increase हो गया. Okay. Now, when n resistors are connected in series, formula क्या होता है? I is equal to E upon R plus n into R. इसको हम लोग स्मॉल r ले लेंगे. चलो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लो, बाहर रेजिस्टेंस कैपिटल R ले लो. स्मॉल r. तो ये फॉर्मूला क्या होगा? When n is resistors are in parallel, तो फॉर्मूला होता है E upon I is equal to E upon R plus small r upon n होता है. तो ये पैरेलल का करंट दिया उन्होंने 10 times of I. Then yeah 1 plus n divided by 1 plus 1 upon n is equal to 10. Then 1 plus n upon n plus 1 into n is equal to 10, so that n is equal to 10. Question number 32. Draw a label diagram of moving coil galvanometer. Describe briefly its principle and working. What is the function of uniform radial magnetic field and soft iron core? तो ये MCG आपको एक्सप्लेन करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी. प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कौन सा प्रिंसिपल पे काम करते हैं? When a small current carrying a conductor is placed in a magnetic field, it experiences a torque. ये उसका प्रिंसिपल. कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? It consists of rectangular coil wound on a non-conducting metallic frame, free to rotate about a fixed axis in a uniform radial magnetic field. There is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field. ये डायग्राम है इसका.
ये हॉट फ्यूज मैग्नेट यूज किया है क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वर्किंग क्या है देखो, when the current flowing through the coil, the torque acts on it. This torque is equal to tau is equal to n by Ni dA. N is the number of turns, I is the current, B is the magnetic field, A is the area of the coil, area of cross section of the coil. This deflecting torque tends to rotate the coil. ये टॉर्क की वजह से कॉइल को रोटेट करेगा, पॉइंटर हमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो दिखेगा, दिखाई देगा। Then this torque is balanced by the counter torque, that is called as a tau is equal to k into phi by a spring. K is a constant of spring. Then this torque is equal to rotating torque for equilibrium condition. K phi is equal to NIBA, phi is equal to NIBA upon K into I, so that phi is directly proportional to current. Deflection of the coil is directly proportional to current flowing in the coil, because N is constant, B is constant, I is constant and K is constant. Importance function of a radial magnetic field. Radial magnetic field provides the uniform torque on the coil because it provides a uniform magnetic field. Second, cylindrical soft iron core का क्या काम है? The soft iron core makes the field radial and increases the strength of the magnetic field. That is the magnetic torque. इसका B part है, define the term current sensitivity, voltage sensitivity of a galvanometer. Why does increasing current sensitivity not necessarily increase voltage sensitivity? पहला करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का डेफिनेशन लिखिए। इसके लिए हम लोग अबव फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हिच फॉर्मूला दिस, फाई इज इक्वल टू NIBA अपॉन K इनटू I। सो फाई अपॉन I किया तो करंट सेंसिटिविटी हो गया, और फाई अपॉन V किया वो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। Current sensitivity, it is defined as the deflection of the coil per unit current flowing in it. Then sensitivity SI is equal to क्या है, फाई अपॉन I किया तो बचेगा क्या, NIBA अपॉन K. So this current sensitivity is that depends on number of turns, increases, current sensitivity increases with increasing number of turns, magnetic field and area of cross section of the wire, and decreases with the spring constant. Voltage sensitivity, it is defined as the deflection of coil per unit potential difference across its end. So that phi upon V, V is equal to Rg into I. Rg is the resistance of the galvanometer. So that is equal to NBA upon Rg into K. So voltage sensitivity is increase with N, B and A and decrease with resistance of galvanometer and spring constant. Clearly for greater sensitivity, number of turns, N, area and magnetic field strength should be large, and the torsional rigidity means spring constant of the suspension should be small. So Vg upon Vi equal to 1 upon Rg. SV upon Si is equal to 1 upon Rg. So that SV is equal to Si upon Rg. The voltage sensitivity depends on current sensitivity and the resistance of the galvanometer. If we increase the current sensitivity, then it is not necessary that voltage sensitivity will be increased. Thus, increase of current sensitivity does not imply the increase of voltage sensitivity. ये टोटल क्वेश्चन को और क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये एमसीजी और एमसीजी का ये दो क्वेश्चन,
MCG और MCG का ये कन्वर्शन वोल्टमीटर एंड एमीटर, ये 2 क्वेश्चन 3 मार्क के लिए बनता है। तो अभी कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर करो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैलोमीटर टू एमीटर कन्वर्ट करते टाइम एक स्मॉल रेजिस्टेंस गैलोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ शंट रेजिस्टेंस। डायग्राम बना लो। तो डायग्राम में इधर जो करंट आई जा रहा है, तो आई जब गैलोमीटर से जाएगा तो आई जी हो जाएगा, और शंट रेजिस्टेंस जाएगा तो आई एस होगा, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी। तो डायग्राम एक्सप्लेन करो। और गैलोमीटर में बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय यूजिंग वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैलोमीटर, while the small resistance connected in parallel is called as a shunt. If G is the resistance of gallanometer, Ig is the current in the gallanometer for full scale deflection. For conversion of gallanometer into ammeter of range I ampere, the shunt is given by ये पैरेलल है दोनों, या G एंड S। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, Ig into G is equal to I minus Ig into S. So S equal to I minus Ig into G divided by I minus Ig. इस सेंटर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। This S resistance is connected in parallel with the galvanometer coil. So also from equation 1 हम लोग Ig equal to minus I minus yes I minus Ig into S। इस इक्वेशन से हम लोग Ig फाइंड आउट कर सकते हैं। Ig into G plus S is equal to Is। So Ig is equal to I upon I into S upon G plus S। ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं इस इक्वेशन से, Ig फाइंड आउट करने का। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर कन्वर्ट करते टाइम एक बिग रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है। बिग सीरीज ये हुआ वोल्टमीटर, G टू V, स्मॉल पैरेलल ये G टू एमीटर। ओके, सो सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद टोटल जो करंट आई जा रहा है तो टोटल Ig होगा, और इधर क्या है टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो G प्लस R होगा। सो तो ये इधर जो भी क्या होगा G इंटू Ig, इधर G इन Ig इंटू R। ओके, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू इन दोनों को वोल्टेज का एडिशन करना है। So if V is a volt in the range of the voltmeter found, and G is the resistance of gallanometer, then series resistance is given by V is equal to VAB plus VBC. VAB is the Ig into G plus VBC is the Ig into R, so that R equal to V upon Ig minus G. This much of resistance is connected in series with the gallanometer to get voltmeter. इसका B पार्ट है, a gallanometer coil has a resistance of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 18 volt? 0 to 18 वोल्ट मतलब इधर वोल्टेज मैक्सिमम कितने हैं 18 है, तो V होगा 18 एंड करंट जो फ्लो हो रहा है वो Ig होगा, क्योंकि इधर करंट सेम होगा, सीरीज में कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग बिग रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर दिया है 12, तो ये वैल्यू पुट करो R इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G। तो R का वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सॉरी सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब जो वोल्टमीटर बनेगा दैट वोल्टमीटर मेजर 0 to 18 वोल्ट। इसका C पार्ट है, a galvanometer
has a resistance of 15 ohm and the meter shows a full scale deflection for a current of 4 milliampere, how will you convert the meter into the ammeter of range 0 to 6? इधर दो करंट दिख रहे हैं, एक रेंज वाला करंट लेंगे I और स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट लेंगे 4 मिली एम्पेयर, दैट इज IG. IG is given, I is given, then G वैल्यू गैलोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है, then सेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो. सेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG. तो सेंट रेजिस्टेंस आएगा 10 मिली ओम. This 10 milli ohm is connected in parallel to the galvanometer, so that galvanometer is showing the full scale deflection 0 to 6 ampere current, that will become a milliampere, ammeter. Question number 33. Use a Heisen's principle to show how plane wave front propagates from denser to rarer medium. Denser to rarer medium ये दिखाना है. Hence verify the Snell's law of the reflection. तो नॉर्मली हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के टाइम में द वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट रेयर टू डेंसर दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो लोग डायरेक्टली पूछे हैं कि डेंसर टू रेयर मीडियम दिखाता. तो डेंसर टू रेयर मीडियम दिखाने के लिए ये डायग्राम है. ये देखो, इधर ये ऊपर है डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है. ओके, ये प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट E एंड B, एंड रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है C एंड E. ओके, नाउ ये डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे. कैसे स्टार्ट करेंगे? कंसीडर एन प्लेन वेव फ्रंट AB propagating in a denser medium, incident on the interface P dash at an angle I. Interface P dash at an angle I. Then, as shown in here, let T be the time taken by the wave front to travel a distance BC. If this V1 is the speed of the light in medium 1, in medium 1 है, so that BC is equal to V1 into T. ये BC होगा V1 into T. ये medium 1 में, ठीक है. Now, in order to find the shape of the refracted wave front, we draw sphere of radius AE is equal to V2 into T. तो ये V2 into T, इसका ये बन गया हमारा, इधर सीधा जाएगा, तब ये A to E तक जाएगा, ये बनेगा V2 into T. और स्फीयर बन गया तो AE रेडियस लेके आर्क बना लिया. फिर V2 is the speed of light in the second medium. The tangent plane CE represent the refracted wave front that I and R with the angle of incident and reflection. ये होने के बाद ये आए तो ये I बन जाएगा, ये R है तो इस साइड ये वाला R बन जाएगा. फिर ये ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग ABC, A90, AEC. तो इसमें साइन आई लिया BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इक्वल टू V1T अपॉन AC. एंड सेकेंड ट्रायंगल में रिफ्लेक्टेड साइड में साइन R इक्वल टू, इधर साइन R है, दैट इज AE अपॉन AC. AE है हमारे पास V2T अपॉन AC. So sin I upon sin R is equal to V1T upon V2T. So V1T cancel, then sin I upon sin R equal to V1 upon V2. Let's see with the speed of the light in vacuum. So the N1 is equal to C upon V1 and the N2 is equal to C upon V2. So N2 upon N1 equal to V1 upon V2. So the N2 upon N1 is equal to N. So that is equal to sin I upon sin R. So sin I upon sin R equal to N2 upon N1. So N1 sin I equal to N2 sin R. This is a Snell's law.
इसका बी पार्ट है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take a refractive index of water is equal to as a 4/3. So angular width का formula है lambda upon small d. थीटा इज इक्वल टू और बीटा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी. If apparatus is deep in water, wavelength changes to lambda water is equal to lambda upon refractive index of water. So that lambda water is equal to lambda upon 4/3. So that is a 3 lambda by 4. New angular fringe width theta water is equal to lambda water upon d. So that theta water upon theta is equal to इधर आप बीटा थीटा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं, lambda water upon lambda. So that is equal to 3 lambda by 4 upon lambda. So that is equal to 3/4. So lambda water is equal to 3/4 of lambda 3/4 थीटा. ये थीटा वाटर इज इक्वल टू 3/4 थीटा, दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू थीटा का वैल्यू दी 0.2 डिग्री. सो आंसर आएगा 0.15 डिग्री. ड्रॉ द लेबल्ड रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Give an expression for its magnifying power when the final image is formed at near the point, और इसको DDB भी बोल सकते हैं, and when the final image is formed at infinite. पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में लिखो एंड उसका डायग्राम बना दो. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे यूज किया जाता है और उसका डायग्राम लिख लो. पहले डायग्राम लिख लो. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आईपीस लेंस बड़ा होता है. टेलीस्कोप में इसका उल्टा, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है. ओके, ये डायग्राम. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है. सो सपोज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट AD इज प्लेस्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस F0' of objective lens. The objective lens forms a real and inverted and magnified image A', which act as an object for eyepiece. The eyepiece is so adjusted that the image A', lies between the first focus FE and the eyepiece E. The eyepiece forms its image A', which is a virtual, erect and magnified. Thus, the final image A', B', formed by microscope is inverted and magnified, and its position is outside the objective and eyepiece towards the objective lens. Magnifying power of compound microscope. Magnifying power of compound microscope क्या formula? क्या? How will you define magnifying power of compound microscope? It is the ratio of angle subtended at the eye by the final image to angle subtended at the eye by the objective when it is placed at DDV. इस फॉर्मूला से ये डायग्राम देखो, ये डायरेक्ट देखा हम लोगों ने DDV पे रखे, तो ये अल्फा एंगल बन गए. और इधर देखो डायग्राम कैसा बनाया. पहले आप लोग और सिंगल हैंडेड डायग्राम कैसा बनाएंगे विदाउट यूजिंग इरेजर. तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ आइडिया. AB ऑब्जेक्ट ले लिया, तो एक लाइन पैरेलल निकालो और एक लाइन सेंटर से निकाल लो. सेंटर से निकल गया वो इधर तक पहुँच गए. इधर ये दोनों लेंस का मिड से थोड़ा टूवर्ड्स आईपीस के पास बना लो. इससे बड़ा बन गया हो A', और उसके बाद ये जो पैरेलल लाइन है बाद में इसको लाके जोड़ लो.
फिर इधर से एक पैरेलल लाइन लेना है और एक सेंटर से निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रेज पीछे कहाँ जुड़ते हैं देखो, उधर फाइनल इमेज बनेगा। दिस इज व्हेन इमेज इज फाउंड एट द नियर द पॉइंट। अगर आपको इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी बनाना है तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक इसको पैरेलल बना सकते, इसको डायरेक्ट पैरेलल बनाना है, ऐसे पैरेलल लाइन, इस लाइन को पैरेलल लाइन बनाना है आपको ऐसे। तो इमेज इधर इंफिनिटी में बन गया। ओके, सो अभी देखो पहला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इसका इमेज इधर बन गया, तो ये हो गया वी ओ, और दिस ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ दिस वर्चुअल इमेज रियल इमेज, दिस इमेज एक्ट एज अ object for the eyepiece, so that UE, so final image is a V. Okay, then what is the length of this tube? That is a VO plus UE, length of this tube. Then magnifying power के लिए क्या किया हम लोगों ने, MP is equal to angle subtended at the eye by the final image, that is बीटा, ये हो गया बीटा एंगल, ये होगा बीटा। बीटा इज इक्वल क्या आएगा देखो, बीटा इज इक्वल टू ये आप लोग लिख सकते हैं ई डैश बी डैश अपॉन यू ई लिख सकते हैं, टेन बीटा लेना है हमें, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका क्या आएगा ए बी अपॉन डी, अल्फा इज ए बी अपॉन डी, इसका ई डैश बी डैश अपॉन यू ई, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इधर आएगा E dash B dash equal to UE, alpha is equal to AB upon D. So ये फॉर्मूला बन गया E dash B dash upon UE into D upon AB. So ये माइनस है दोनों, इसके लिए इधर O प्लस हो गया। So E dash B dash upon AB into D by UE. E dash B dash क्या है, तो मैग्निफिकेशन दैट इज अ PO upon UO होता है। PO upon EO means size of the object upon size of the image upon size of the object is equal to distance of the image upon distance of the object। ये फर्स्ट लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसके लिए PO upon माइनस EO लिखा है इसकी जगह। देन 1 upon UV is equal to क्या है, 1 upon UV is equal to 1 upon V plus 1 upon FE, so that MP is equal to PO upon minus EO D by U V plus D by FE. So this is a magnification produced by the objective, so that magnifying power of eyepiece is equal to this ME, so that ये formula लिख रहे हैं MP is equal to MO into ME. When the final image is formed at near the point, means at DDV, then V is equal to D. तो इधर EV का वैल्यू कुछ क्या मिला, D अपॉन EV मान लो, D अपॉन ये वैल्यू E प्लस D अपॉन FE। सो V क्या होगा, D हो गया, तो ME क्या हो गया 1 प्लस D बाई UE। सो MP इज इक्वल टू माइनस PO अपॉन UO 1 प्लस D बाई UE। इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी के लिए क्या होगा, तो ये ट्यूब लेंथ के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये VO अपन EO है ना, इसकी जगह आप लोग ये लिख सकते हैं L अपॉन FO। कैसे L अपॉन FO आते हैं देखो, एज द ए ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस, ऑब्जेक्ट क्लोज टू फोकस रख दिया, देन UO इज इक्वल टू EO इज अप्रोक्सीमेटली FO, देन इमेज A dash B dash इज क्लोज टू द high lens, so that is equal to length of the tube, microscope tube, distance between two lens, so that is minus L upon E is a minus L upon FO 1 plus D by UE लिख सकते हैं। When the image is formed at infinity, so P is infinity पुट करो, इस इक्वेशन में V infinity होगा तो क्या होगा, P इंफिनिटी के तो ये हो गए 0,
सो दैट इधर डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई एफ ई मिल गए, तो एम इज इक्वल टू डी बाई एफ ई एंड एम ओ इज इक्वल टू क्या वी नॉट अपॉन यू नॉट। सो ये इक्वेशन बनेगा पी 0 अपॉन माइनस यू 0 देन डी बाई यू ई एंड एम पी और एल के पार्ट में लिखेंगे तो माइनस एल अपॉन एफ ओ डी बाई यू ई। सो आप लोग इन्फिनिटी के लिए ये डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पूछा नहीं एक ही डायग्राम बनाना है। तो कभी कभी ये सेपरेट डायग्राम ही 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। इसका बी पार्ट है why both objective and eyepiece of compound microscope must have a shorter focal length. For greater magnification of compound microscope, FE should be small. As FO is less than FE, so that FO is also small. Hence, for greater magnification, both FO and FE should be small, with FO to be smaller of 2. तो ये 5th पेपर कंप्लीट हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6th पेपर देखेंगे। तो ऐसा करके 20 वीडियोज़ है, 20 वीडियो आप पूरा देख लिया तो आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो ये आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। थैंक यू।